ओके सो हर हर महादेव, जय श्री राम। अब बच्चों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज़ आप सभी तक ठीक ढंग से पहुंच रही होगी। भाई साहब, गर्मी के आलम वो हैं कि क्या बताया जाए। आप सभी से मेरा एक निवेदन है, देखो क्लाइमेट की बात अगर करें तो टेम्परेचर जो है ना, इस वक्त क्लास तो हम लोगों की होगी ही होगी। मान लीजिए कल किस वजह से क्लास नहीं हो पाए, उसका परिणाम क्या है। कल एक्चुअली में यहाँ पर पावर कट का इशू था, लाइट नहीं आ रही थी, इन्वर्टर बोल गए थे, जनरेटर ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब दूसरी बात ये समझिए, उसको आज सब सही कराया गया। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से हम लोगों का क्लाइमेट बदल रहा है, तापमान बदल रहा है, 50-50 डिग्री पारा पहुँच रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करने वाला हूँ, बल्कि करने क्या वाला हूँ, कर ही रहा हूँ, कि आसपास आपको जहाँ भी जगह दिखाई दे, जहाँ भी आप नीम के, पीपल के, बरगद के या आम के फल वाले कोई भी जो ऐसे वृक्ष लगाइए और उनको बड़ा करिए। और बड़ा करने के लिए आपको उनकी देखभाल बस मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने करनी है। बड़े हो जाएंगे ना तो उसमें ना आपको पानी की ज़रूरत देनी पड़ेगी, वो खुद ज़मीन से ही पानी ले लेंगे। लेकिन एक पेड़ ज़रूर लगाओ मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रूर लगाओ, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन होगी ना, आने वाला जो 4-5 साल का समय होगा, आज से अगर हम लोग ये करना शुरू नहीं करते हैं तो आने वाले 4-5 सालों में जीना दूभर हो जाएगा। इतनी एसी हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी सब घरों में फ्रिज हैं, सब घरों में लगभग अब मान के चलिए एसी है ही। गाड़ियां, मोटरसाइकिल 2 पहिया 4 पहिया सभी घरों में है। गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, फ्रिज से, एसी से सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े कारणों में ये गैसेस होती हैं और तापमान को गर्म करने के लिए भी बहुत होती है। अब आप राजस्थान का एक कोई जगह है, बदौली करके है, वहाँ पे हालात ये हैं कि पक्षी जो हैं, जो पेड़ पे बैठे हैं, गर्मी के कारण मर मर के ज़मीन पे गिर रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स को लाइट कट करने के बाद ठंडा करा जा रहा है पानी देकर। एसी जल रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जल रही हैं, तो ये सिर्फ ड्यू टू भीषण इंक्रीज जो हो रहा है टेम्परेचर में, उसके कारण हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप खुद भी एक पेड़ लगाइए और जो भी आपके संपर्क में है उनको भी थोड़ा सा प्रेरित करिए कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करके उसको बड़ा करते हैं। नहीं तो जिस स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे ना, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 55 डिग्री पर आदमी मरने लगता है भाई। ठीक है, फिलहाल चलो, अब ये बातें हो गई तो हम लोग आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं और आज की क्लास में आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो सभी लोग एक बार फटाक से जल्दी से बता दीजिएगा, हमारा ऑडियो सभी तक क्लियर है ना? वीडियो तो क्लियर होगा ही, ऑडियो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और आज जो हम लोगों के 10 days 50 कॉन्सेप्ट की जो सीरीज चल रही थी, उसका 7वां अध्याय है और 7वें अध्याय में आज ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो, जिसमें आप सिंप्लीफिकेशन के सीरीज बेस्ड क्वेश्चन देखोगे, शांत और आसान दशमलव देखोगे, एंगल पुटिंग ट्रिग्नोमेट्री में कैसे की जाती है, सापेक्ष गति की अवधारणा क्या होती है और एमडीएच की अवधारणा क्या होती है, इनके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी आपको डेली 5 कॉन्सेप्ट जो मैं करा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं एनी एग्जाम के लिए। एनी एग्जाम का मतलब रेलवे का कोई भी अगर एग्जाम है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है आपके रिपीटेटिव मोड पर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, कोई भी हो। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको डेली ये 10 दिन की सीरीज दे रहा हूँ, जिसका 7वां दिन है, 50% आपका जो वो होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 50 कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखना, ये जो 50 कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, इसमें आपके पेपर का मैं बोल रहा हूँ ना 60% से ज़्यादा हिस्सा कवर हो जाएगा। और इसके लिए आपको सिर्फ 10 दिन हमारे साथ देना है, शाम 5 बजे, जिसकी टाइमिंग आपको पता है। और कोई भी एग्जाम हो, ये भी आप जानते हो कि मैथ उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। स्कोरिंग का मतलब मेरिट डिसाइड करने में मैथ की बड़ी भूमिका होती है। इस बात से आप लोग भी सहमत हो या नहीं हो ना? देखना बाबू, बच्चों के कमेंट क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैथ अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो उसमें अगर 10 दिन में आपको 50 ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेटिव मोड पर यानी कि पुनरावृत्त मोड पर पूछे जाते हैं, तो अच्छी बात है ना कि उनको एक बार सही से पढ़ लिया जाए, है ना?
तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग आज के प्रश्न से। पहला प्रश्न हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में सीरीज बेस्ड क्वेश्चन पर दिखाई देगा, जो ये है। इसके ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं डाले ताकि जो है आप भी थोड़ा सा एक प्रयास करिए और ऐसे प्रश्नों को देखिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। मैं आपको क्या सिखाऊंगा ऐसे प्रश्नों के लिए, उसको ध्यान से थोड़ा सा देखना और समझना जरूर, ठीक है। जब कभी भी आपके पास सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में नीचे लिखे हुए पदों की जो संख्या होती है वो हमारे पास 2 होती है, ठीक है, 2 ही पद होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा डिटेल आपको कहां से मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर नीचे 2 पद हैं, 1 और 4, यहां पर 4 और 7 है, यहां पर 7 और 10 है, यहां पर 13 और 16 है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका ये होता है मेरे प्यारे दोस्त, इनकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि 1 अपॉन नीचे के जो दोनों पद होते हैं, देखिएगा आप हर बार उनका जो अंतर होता है वो बराबर होगा, डिफरेंस 1 अपॉन डिफरेंस लिख लेते हैं। फिर आपके पास जो आएगा ना उसमें आपको फर्स्ट टर्म लिखना होगा। क्या लिखना होगा? पहला पद, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि क्या होगा सर फर्स्ट टर्म, क्या होगा लास्ट टर्म, ये आपको लिखना होता है। मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से पढ़ेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब जैसे बच्चों ये हमारे पास लिखा था 1/1 × 4, तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसको देखिए। देखिए दोनों के बीच का अंतर 3 है नीचे, तो ऊपर 3 तो आएगा ही आएगा, ऊपर क्या आएगा? 3 आएगा ही आएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मतलब जब आप इसको ऐसे लिखेंगे ना कि 1 - 1/4, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो ऊपर हमारे पास 3/4 आता है। मतलब जितना नीचे अंतर है उतना ऊपर आएगा ही आएगा। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक को अगर आप ऐसे लिखते हैं कि 1/4 - 1/7, तो ऊपर फिर आपके पास 3 आएगा। तो ये जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस का इसलिए नीचे गुणा करते हैं, नीचे और ऊपर दोनों गुणा हो जाता है। होता क्या है इससे, फायदा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो अंतर था उसको अगर हमने ऐसे लिख दिया, नीचे 3 और ऊपर इसका गुणा करके लिख दिया, ऊपर नीचे दोनों 3 का गुणा कर दिया, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1 - 1/4 डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, जैसे ये 3/3 है, 1 - 1/4 का मतलब 3/4 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर होगा। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा? 3/4 आएगा या नहीं आएगा? आप बोलोगे ये सर 3/4 आएगा, आएगा। और 3/4 यहाँ 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 सब जगह आएगा। लेकिन सर आप देख रहे होंगे कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो ये 1/4 देता है। अब 1/4 कैसे आ सकता है? अगर हमको चाहिए 1/4 तो कैसे आएगा? 1/4 तो तभी आएगा ना जब हम 3 को अलग कर लेंगे और 1/4 लिख लेंगे, तभी 1/4 आएगा, वरना और कोई कंडीशन होती नहीं है 1/4 लाने की, है ना? मेरी बात समझ रहे ना? अच्छा, तो बस यही काम आपको करना होता है। अब जो अंतर मिला है हमें वो है 3 का, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जो डिफरेंस था 1/3। बच्चों ध्यान से सुनना। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में क्या है, जैसे हमारे पास ये लिखा था 1/1 × 4, तो इसका ये वाला जो हिस्सा होगा ना ये पहला टर्म होगा। आखिरी में हमारे पास क्या लिखा था 1/13 × 16 है, इसका ये वाला जो हिस्सा होगा ना ये आखिरी टर्म होगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि पहला पद और आखिरी पद आपको किस प्रकार से लिखने होते हैं। तो पहला पद बच्चों हमारे पास 1 ही आ जाएगा, आखिरी पद हमारे पास 1/16 आ जाएगा। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ तो 1/3 रहेगा, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15/16 होगा। 3 से इसको काट देंगे 5 बार और 5/16 अपने इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/16, ठीक है। अच्छा, अब किसी बच्चों को ये भी संभव है, देखो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये भी संभव है कुछ बच्चों को ये बात हो सकता है कम समझ में आई हो, लेकिन ज्यादातर बच्चों को समझ में आई है। तो आप अगर इस चैप्टर को, इस तरीके की सीरीज वाले हिस्से को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बस सिंपल से एक काम करिएगा, यूट्यूब पे लिखिएगा सिंप्लीफिकेशन बाय अनुराग दीक्षित। क्या लिख देना? सिंप्लीफिकेशन बाय मेरा नाम यानी कि अनुराग सर, या अनुराग दीक्षित लिख देना। अनुराग दीक्षित सर लिखोगे तब पूरा पूरा आ जाएगा। इसमें एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इसी चैनल पर, आप उस प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो भी मिल जाएगा। उसमें 7 वीडियोस हैं, 7 वीडियो।
और सारे के सारे वीडियो लगभग 1-1 घंटे के आसपास के हैं। आप इस चैप्टर को कंप्लीटली उससे कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद आपको एक भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, कहाँ पर क्या आता है और क्यों आता है इसको जानने के लिए। ठीक है भाई, तो आप ये डिटेल बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ से इसको पढ़ रख सकते हो। बाकी इच्छा आपकी, आपके पास अगर समय नहीं है रील देखने में या अन्य काम करने में, पढ़ाई से जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको अगर करने में आपका समय जा रहा है तो फिर आप उसको दे सकते हो। फिलहाल यहाँ पर इस शॉर्ट ट्रिक से आपका काम चलेगा और आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ रहे हैं इसी सीरीज में। ठीक है, चलो भाई, दूसरा सवाल हमारे पास ये है। अब देखो अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास नीचे 2-2 पद थे। अब अगर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास नीचे 3 पद आ जाए तो हम क्या करें। हमारे पास अगर पदों की संख्या 3 आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही तरीका लगेगा जो मैंने आपको बताया था, वही शॉर्ट ट्रिक का यूज होगा कि 1 अपॉन डिफरेंस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद फर्स्ट टर्म, और माइनस में क्या होगा, माइनस में हो जाएगा लास्ट टर्म। क्या हो जाएगा, माइनस में लास्ट टर्म हो जाएगा। बस इतना ही काम यहाँ पे भी करना है, यही शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे भी आपके काम में आएगी। अब बोलोगे सर यहाँ पर अंतर हम कैसे लेंगे, तो यहाँ तो 3-3 पद हैं। जब कभी भी ऐसा आएगा तो अगर मैं आपको पहला लिख के दिखाता हूं, जैसे हमारे पास लिखा था 1/1 गुणे 4 गुणे 7, तो बच्चा जब आपको अंतर लेना होगा ना, जो जानते हैं आप अंतर किसका लेंगे, आप अंतर लेंगे इनमें से इसका और इसका। अब देखो यहाँ पर अंतर जैसे आपको 6 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे भी अंतर 6 दिखाई देगा, यहाँ पे भी अंतर 6 दिखाई देगा और यहाँ पे भी अंतर 6 दिखाई देगा। ये अंतर हर बार बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम अंतर ले लेंगे तो बच्चों हमारे पास अंतर क्या आ जाएगा, 1/6। अब बात ये आती है कि सर इसमें हम फर्स्ट टर्म किसे लें, लास्ट टर्म किसे लें। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपके पास नीचे 2 पद थे, जैसे मानिए कि 1/a इंटू बी था, तो आप पहला पद किसे मान के चल रहे थे, 1/a को मान के चल रहे थे ना। तो अगर 2 पद है तो ये पहला हो जाएगा, आखिरी वाले का आखिरी हो जाएगा। लेकिन अगर पदों की संख्या अगर 3 है, जैसे 1/a इंटू बी इंटू सी लिखा है, तो यहाँ पर सर पहला टर्म किसे लेंगे, तो याद रखना बच्चों यहाँ पर पहला टर्म पहले की 2 संख्याएं आ जाएंगी, यानी 1/a इंटू बी होगा, ये आपका पहला टर्म होगा। ठीक है, जो पहले के जो 2 टर्म है वो पहले होंगे। मेरी बात को समझ पाए। तो इसका जो पहला टर्म लोगे आप क्या लोगे, 1/1 इंटू 4 लोगे, माइनस लास्ट टर्म क्या लोगे, जब लास्ट टर्म लोगे आखिरी वाला पद जब लेंगे आप, तो उसमें आप ये दोनों नहीं लेंगे, उसमें आप आखिरी के 2 टर्म लेंगे, यानी कि ये दोनों लेंगे, 13 गुणे 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/13 इंटू 16, 13 गुणे 16। बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसको करने की। तो ये हो गया 1/6, यहाँ पर हो जाएगा 1/4। और अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, 52 यहाँ पे भी बना लो गुणा करके, नहीं तो गुणा चाहो तो कर लो। तो 1 क्या आ जाएगा, 48, 8, 16 एकम 16 और 4 20 हो जाएगा, 208 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी अगर हमें 208 बनाना है तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 52 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास 1/6 तो एज इट इज आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास हो गया 208, 4 से 208 कितनी बार कटेगा, 52 बार, तो ये 52 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास और क्या आएगा, 1/6, 52 माइनस 1 का मतलब 51 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास क्या रहेगा, 208 रहेगा। ठीक है, अब ये जो पूरी काटा पिटी है इसको कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए तो हमारे पास 17 आ जाएगा। देखो क्या 17 से ये कट सकता है क्या, 17 से ये संख्या कट रही है क्या, 17 एकम 17, 13 बचेगा, नहीं कट रही है सर। 17 एकम 17, 3 बचेगा, 38 नहीं कट रहा है ना, और 2 से भी 17 नहीं कट रहा है, तो अपना आंसर क्या बनेगा, 17 बटे में 208 का 2 गुना यानी कि 416, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 बटे में 416। क्लियर हो गई मेरी बात, नोट करिएगा बहुत अच्छे ढंग से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ साफ आपके सामने दिख रहा है। ठीक है भाई, क्या करो, क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए तीसरा सवाल देखिए, सीरीज का तीसरा सवाल थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो इस सवाल को देखो और कोशिश करो, बिना ऑप्शन के इसीलिए डाले हैं ताकि आपका दिमाग खुद से भी खुले। ठीक है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। चलो देखो जरा,
अब ये सीरीज देख के ही बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया। कोई बात नहीं, ये क्या हो गया समझो मेरे प्यारे भाई। ये लिखा है, आपको समझना है, ये लिखा है आपके पास 7 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, यानी कि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिख रहा है ना हमको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में एक बार जोड़ देंगे तो 7 से 10 हो जाएगा, और एक बार घटा लोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा ना। आपको लिखना कैसे, हमेशा छोटी संख्या पहले लिखना और बड़ी संख्या बाद में लिखना। ये 4 गुणे 10 आप लिख सकते हो इसको, है ना। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या बनता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी बनता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बनता है। अब अगर हम इसमें a माइनस बी को पहले लिख दें, a प्लस बी को बाद में लिख दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या बच्चों, बोलो पड़ेगा फर्क। आप बोलोगे सर इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यूज यहाँ पर करना है। अब देखो जरा, इसको यूज करना है तो हम इसको लेते कैसे हैं, लिखेंगे कैसे, समझना। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 10 आ जाएगा, 4 गुणे 10, प्लस इसको देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/, एक बार घटाइए तो 10 बचेगा, और एक बार जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। प्लस 1/, आगे आइए, एक बार घटाइए तो 16 होगा, और जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 19 और 3 22 हो जाएगा। करेक्ट है, आप बोलोगे हाँ सर करेक्ट है। प्लस डैश 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 डैश, आखिरी वाला टर्म अगर हम देखें, कौन सा वाला, आखिरी वाला टर्म अगर हम देखें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आखिरी वाला टर्म देखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/, एक बार घटा दीजिए, 31 में 3 घटा दीजिए तो हमारे पास 28 आ जाएगा, और 31 में 3 जोड़ लेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। आप बोलोगे आ जाएगा सर। अब तो ये वही श्रृंखला बन गई ना जिसको आप अभी तक पहले से देखते हुए आए हो, वही सीरीज बन गई ना। तो घबराना नहीं होता। पहले देखो अंतर कितना दिख रहा है, 6 का 6 का 6 का और 6 का, हर बार दिख रहा है ना। तो शॉर्ट ट्रिक याद होगी कि सबसे पहले 1/, डिफरेंस यानी कि 6 का डिफरेंस चल रहा था, पहले का पहला टर्म क्या लिखोगे, 1/4, आखिरी का आखिरी टर्म क्या लिखोगे, 1/34, 1/34, 1/34, यही तो लिखा जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। 1/6 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। इसको जब आप देखोगे 34 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 68, इसको 68 बनाओगे तो 17 का गुणा होगा तो ऊपर 17 आ जाएगा, इसको 68 बनाओगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो इसको हमारे पास 1/6 तो रहेगा ही, 17 में से 2 घटा लेंगे तो 15 आ जाएगा, और बटे में हमारे पास 68 रहने वाला है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर अगर हम इसकी काटा पीटी करते हैं तो 3 से दूनी 6 हो जाएगा, और 3 से 5 15 हो जाएगा। अब 5 से 68 तो कट नहीं सकता, 2 से 5 भी नहीं कट सकता, तो ऊपर का ऊपर रहेगा यानी 5, और नीचे हमारे पास 68 गुणे 2 यानी 136 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/136। क्लियर है मेरी बात, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ नहीं होगी। शॉर्ट ट्रिक भाई साहब यहाँ पे भी वही लगी है, क्या लगी है कि 1/, डिफरेंस, बिल्कुल किसी भी जल्दी के बिना आपको चीजें बता रहा हूँ। 1/, डिफरेंस, पहले का पहला टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म लिखना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, माइनस में फर्स्ट टर्म के बाद माइनस में क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म यानी कि आखिरी पद, आखिरी का आखिरी पद कैसे लिखना है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यही शॉर्ट ट्रिक का यूज यहाँ पे भी होगा। ठीक है भाई, नोट कर रही है, अगले सवाल पर आएंगे हम लोग। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, जल्दबाजी मत करिएगा। चलो अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, चलिए कोशिश करिएगा। देखो 3 ये लिखा है, 5 ये लिखा है, 7 ये लिखा है, और ये ये लिखा है। मैं आपको क्या समझाऊंगा, पहले उसको समझो। जैसे ये लिखा है हमारे पास 3 फला फला फला, तो इसको हमने क्या लिखा, 3 में 1 गुणे 4 लिख सकते हो ना भाई, 1 गुणे 4, प्लस में 5 में क्या लिखा है, 5 में 4 गुणे 9। ठीक है सर, प्लस में हमारे पास 7 में क्या लिखा है, 9 गुणे 16, है ना। प्लस में डैश 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 डैश, प्लस में हमारे पास लिखा है 19 में कितना, ये बहुत ज्यादा सरल है, 81 गुणे 100, 81 गुणे 100। ये ऐसे तो दिख ही पा रहे होगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, मैंने अभी आपको ये समझाया था, कि अगर इसका जो अंतर है वो ऊपर लिखा है, इसका अंतर अगर क्या है ऊपर ही लिखा है,
तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसको हम डायरेक्ट जानते हो क्या लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक हिस्से को देखो जरा, जैसे ये लिखा है 3/1 यानी 3/4 है। तो अगर अब इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा है तो इसको डायरेक्ट हम 1 - 1/4 लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, 1/1 - 4। मतलब अगर नीचे का अंतर ऊपर की संख्या के बराबर हो जा रहा है तो उसको आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। देखो ना, 1 - 1/4 का मतलब 4 एकम 4 - 1/3/4 आ जाएगा। सेम इसको आप कैसे लिख सकते हो, नीचे का अंतर ऊपर की संख्या के बराबर है तो इसे आप लिख सकते हो 1/4 - 1/9 करके देखिए आप। ये चीजें समझने वाली होती हैं हमेशा से। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 - 1/4 लिख सकते हो ना भाई, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, नीचे का अंतर ऊपर के बराबर है तो आप लिखोगे सर 1/4 - 1/9। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिखोगे, नीचे का अंतर ऊपर के बराबर है तो इसको आप लिख लोगे 1/9 - 1/16, है ना। और सबसे आखिरी वाले टर्म को आप क्या लिखोगे, नीचे का जो अंतर है ऊपर के अंतर के बराबर है तो इसे आप लिखोगे 1/81 और प्लस में सॉरी माइनस में 1/100 लिख सकते हो। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और जैसे ही आपने ये किया तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपकी कट जाएंगी। जैसे ये माइनस है, ये प्लस से कैंसिल, ये माइनस ये प्लस से कैंसिल, ये माइनस इसके अगले वाले टर्म से कैंसिल। तो ये जो हिस्सा होगा इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा ना। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास प्लस का 1 बचा और सबसे आखिरी में माइनस का 1/100 बचा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर 99 बचेगा और नीचे 100 बचेगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। बस सिर्फ हमको ये समझना था इस प्रश्न में कि इसको लिखा कैसे जा सकता है, क्योंकि ये लिखना, ये समझना ही आपके लिए पेपर में टास्क है, बाकी ये सॉल्व करना टास्क नहीं है। ये तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती है। आती है नहीं आती है, या आपको यहाँ कोई लग रही हो तो मुझे बता सकते हो, नहीं लग रही होगी ठीक है। मैंने बताया डिटेल में आपको अगर पढ़ना है ये सारी चीज़ें तो आप मैथ सिंप्लीफिकेशन बाई अनुराग दीक्षित सर डाल के देखना। 7 वीडियो की एक हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज, तो उसको आप देख लीजिएगा ठीक है। ये क्लियर हो गया मेरे दोस्तों, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो फटाफट से, सभी लोग कमेंट से बता दीजिए कि हाँ सर ये क्लियर हो रहा। भाई तुम देखना जरा कमेंट, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर ये बिल्कुल क्लियर बात है, मैं देख पा रहा हूँ। बताओ तुम देख के, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले उस पर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल दिया है। अब देखो ये सवाल कितना सरल है, लेकिन बस समझने की जरूरत है। अगर आप एक बार समझ गए इस सवाल को, अप टू 20 टर्म तक इसको लिखना था, तो सवाल इतना सरल हो जाएगा आपके लिए कि मुंह जवानी कर सकते हो। कैसे, समझना ध्यान से। आप ये तो देख पा रहे हो ना कि यहाँ पर अंतर 1 है, ऊपर 1 लिखा है, यहाँ पे भी अंतर 1 है, ऊपर 1 लिखा है, यहाँ पे भी अंतर 1 है, ऊपर 1 लिखा है। ये हो सकता है आपकी ये समस्या हो सकती है कि ये जहां तक 20वें टर्म तक जा रहा है, सर हमें 20वां टर्म देखना नहीं आ रहा है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका जो 20वां पद होगा वो कौन सा होगा। यही तो एक समस्या हो सकती है, इसके अलावा तो नहीं हो सकती ना समस्या। कोई बात नहीं, सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। 20वां पद आप कैसे देख लोगे ना, ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ, समझाता हूँ। देखो आप नीचे लिखी हुई श्रृंखला में कोई भी एक टर्म पकड़ो, चाहे पहले वाला चाहे दूसरे वाला। जैसे यहाँ 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था होगा, फिर 6 होगा, और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये समांतर श्रेणी जा रही कि नहीं जा रही है? आप बोले हाँ सर समांतर श्रेणी तो जा रही है। समांतर श्रेणी का पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, चौथा पद 4 है, पांचवा पद 5 है, छठवां पद 6 है। तो जो 20वां पद होगा वो 20 होगा या नहीं होगा? बोलोगे यस सर, होगा कि नहीं? यानी हम ये समझ पाए कि इसका जो 20वां पद होगा उसको कैसे लिखा गया होगा, 1/20 तो रहेगा ही रहेगा। अब चूंकि अगला पद जो है ना वो पहले पद से 1 यूनिट ही बड़ा, जैसे 2 है 1 से 1 ज्यादा है, 3 है 2 से 1 ज्यादा है, 4 है 3 से 1 ज्यादा है, तो यहां पर जो अगला टर्म होगा वो 20 से 1 ज्यादा होने के बाद कितना होगा, 21। तो इस सीरीज का जो 20वां पद होगा वो ये होगा। काम खत्म हो गया। अब आप देख ही पा रहे थे कि हर बार अंतर 1 का ही पड़ रहा है, तो इसमें आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 1 - 1/2। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1/2 - 1/3।
इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/3 माइनस 1/4, हैं जी भाई, लिख सकते हो ना, प्लस डैश डैश डैश। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/20 माइनस 1/21, लिख सकते हो ना, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब जो माइनस का है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये अगले वाले पद से कैंसिल, और 1/20 जो होगा वो इसके पहले से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा 1, और आखिरी में क्या बचेगा, 1/20 बचेगा। तो जब मेरे प्यारे दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये वाला सवाल तो बन गया इसके पहले वाले सवाल के तरीके कि 1 माइनस 1/20 का मतलब 19/20 आपके पास आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पाए हैं ना, कैसे आपको करना होता है सीरीज में, ठीक है। डिटेल के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ जाकर पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप सीरीज के अगर चीज़ों को देखना चाहते हैं, सरलीकरण, जो कि आपके पेपर में बहुत एहतियात से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, सिंप्लीफिकेशन, तो आप इसमें लिखना सिंप्लीफिकेशन बाय अनुराग दीक्षित सर, यूट्यूब पे ही, इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी बनी दिखाई देगी, ठीक है। और उसको आप कंप्लीट देख लेना, 7 क्लासेस होंगी उसमें, 7 के 7 क्लास होंगी, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, नहीं सीधे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, तो मज़ा आ जाएगी आपको, मज़ा, वास्तविकता में मज़ा आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट शांत या अशांत दशमलव से संबंधित है। तो इसको पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जब हम शांत या अशांत दशमलव को देखते हैं तो उसमें हम क्या देख पाएंगे, ठीक है। जब हम किसको देखते हैं, शांत या अशांत दशमलव को पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, चीजों को समझना, ठीक है। क्या देख पाएंगे, देखो हमारे पास जो शांत दशमलव होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे साथ, शांत दशमलव, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आपको ये बात पता होगी क्या होता है। शांत दशमलव को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत दशमलव जो होता है, अशांत दशमलव, इसको ये वाला अशांत लिखते हैं, अशांत दशमलव, इसमें सीटी वाली शाह नहीं बनती, ये वाली शाह नहीं बनती है, ठीक है। अशांत दशमलव जो होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, मतलब वहां पर दशमलव के बाद जो संख्याएं आएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैं आपको भी समझा रहा हूं, देखना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्लियर हो जाएगा एकदम बढ़िया से। देखो बच्चे, अगर मैंने जैसे लिखा कि 2/5, 2/5 का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 2/5, 2/5 का मतलब है कि 5 से 2 को भाग देंगे, तो ये दशमलव 4 बार भाग होगा, काम खत्म हो जाएगा, इसके बाद तो भाग नहीं जाएगा ना। मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिख देता हूं 5/8, तो इसका मतलब है 8 से 5 को भाग देना है, तो कितनी बार होगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 पंच 40 हो जाएगा। यानी दशमलव के कुछ अंकों के बाद इसका भाग लगना खत्म हो जाता है, ये पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसको हम लोग शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। अशांत दशमलव का मतलब जैसे मैंने कह दिया आपसे 1/3 लिखा है, 1/3 का मतलब 3 से 1 को जब भाग देंगे तो हमारे पास दशमलव 3 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 रिपीट हो जाएगा। ये खत्म नहीं होगा, ये अनंत बार तक रिपीट होता है, ये खत्म नहीं होगा, नहीं होगा ना, खत्म नहीं हो सकता है। मैंने लिख दिया भाई 5/7, यानी 7 से 5 को भाग देना, बहुत ध्यान से सुनना, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 7 7 49 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगा के मतलब 0 बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 होगा, फिर 3 होगा तो 7 चौको 28 होगा, फिर 2 होगा तो 7 दूनी 14 होगा, फिर 6 होगा तो 7 8 56 होगा। इस तरीके से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मान लो मैं लिख देता 2/3, तो 2/3 का मतलब क्या हो जाता है, दशमलव में 6 6 6 6 6 6 6 6 6 सो ऑन डैश 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 यहाँ तक। तो ऐसे नंबर जिनमें दशमलव के बाद वही अंक रिपीट हो जाता है उसको अशांत दशमलव कहते हैं, या फिर इसी को आप अशांत आवर्ती दशमलव भी कह सकते हो, अशांत आवर्ती दशमलव भी कह सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई है ना भाई, कि आप क्या चीजें समझ रहे हो और क्या आपको समझने की जरूरत है। बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, इससे बहुत पूछे जाते हैं, बेइंतहासा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। शायद ही कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें ये शांत अशांत दशमलव के क्वेश्चन आपसे ना पूछे जाए, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ये बात समझ में आ गई। कभी अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग की जगह रिकरिंग डेसिमल लिख के आ जाए, क्या आ जाए, रिकरिंग डेसिमल, तो भी इसका मतलब यही होगा।
कभी आ जाए कि पुनरावृत्त दशमलव, तो भी मतलब यही है, ये भी यही पुनरावृत्त दशमलव है जिसमें बार बार रिपीट हो रहा है ना नंबर, वो पुनरावृत्त दशमलव है। अब बात ये आती है कि सर अगर ये एग्जाम में आएगा तो क्या हम ऐसे डिवाइड करके चेक करेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। आपको पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूँ, कैसे पहचानना है आपको, शांत या अशांत दशमलव होता क्या है, पहचानने का तरीका क्या है, कैसे पहचाने। उसके बाद जब हम लोग सवाल पर आएंगे ना तो फिर उसका मजा ही अलग होगा, है ना। कैसे पहचाने, सुनना। हालांकि मैं अपनी क्लास में एक बार नहीं कई बार ये रिपीट कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा से, ताकि उन बच्चों को जो वो नहीं देख पाए हैं उनको भी ये सीखने को मिल जाए। बहुत ध्यान से सुनना भाई। कैसे पहचानते हैं? आपके पास अगर कोई भिन्न लिखी है और उस भिन्न का हर, भिन्न का हर 2 या 5 या 10, 2 या 5 या 10 का अगर मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो या 10 का मल्टीपल हो, या उसके भिन्न के हर में आपको 2 दिखाई दे या फिर 5 दिखाई दे या 10 दिखाई दे या सब दिखाई दे, तो वो शांत दशमलव में आएगा। ठीक है। और अगर किसी भिन्न के हर में, बहुत ध्यान से सुनना, 2 या 5 या 10, 2 या 5 या 10 के अलावा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 2 या 5 या 10 के अलावा कोई और नंबर दिखाई दे, कोई भी और नंबर दिखाई दे, 3, 7, कुछ भी दिखाई दे, 9, ठीक है, के अलावा कोई और नंबर आए, तो वो कैसा दशमलव होगा? वो अशांत दशमलव होगा। ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको याद भी कर लेना। ठीक है। अगर ये आप याद कर लेंगे तो आपका काम सरल हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल था, अब इसमें हमको क्या पहचानना है? इसमें हमको पहचानना कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/32 लिखा है। अब इसको और मिनिमाइज तो नहीं कर सकते हैं। 1/32 में जो 32 है ना, ये 2 की पावर 5 है, तो हमको 2 दिखाई दिया, सिर्फ 2 ही दिखाई दिया ना, तो हम ये कहेंगे कि ये शांत दशमलव है। क्या है ये शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत है। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इस 1/24 में 24 है, 24 में हमको 8 × 3 दिखाई दे रहा है। तो 8 तो ठीक है कि ये 2 का मल्टीपल है, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए था, है 96 है। ध्यान से सुनिएगा, 96 है। 96 को हम कैसे लिख सकते हैं? कौन सा शांत दशमलव है ये तुम्हें बताना है। जैसे 96 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 24 × 4, और 24 में हमारे पास 3 भी दिखाई दे रहा, 8 भी दिखाई दे रहा, और ये 4 तो ही है, 3 भी दिख गया। 48 है मेरे प्यारे दोस्त, 48 को आप लिखोगे 2 की पावर 4 × 3, यानी कि 16 × 3। तो जिसमें 2, 5 या 10 के अलावा कोई और नंबर दिखाई दे रहा ना, वो सारे के सारे अशांत दशमलव हैं। मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा? ये भी हमारे पास अशांत दशमलव होगा। ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या होगा? ये भी हमारे पास अशांत दशमलव ही होगा। ये तीनों अशांत दशमलव होंगे। तो इसमें सिर्फ शांत दशमलव कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है। 2 के अलावा कुछ नंबर, 2, 5 या 10 के अलावा कोई और नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, इसीलिए लिखा था 2 या 5 या 10। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो शांत दशमलव इसमें कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए हुआ। अगला सवाल, कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? आवर्ती दशमलव का मतलब ये सिंपल से आपसे पूछ रहा, अशांत दशमलव इसमें बताना है। आवर्ती का मतलब क्या है? अशांत दशमलव को आपको चुनना है कि कौन सा अशांत दशमलव है। अब इसमें भाग देकर अगर देखेंगे आप तो फिर तो गलती होगी, है ना। उतना बड़ा तो काम करना नहीं है। देखो, इसको पहले मिनिमाइज कर लिया करो। अगर ये मिनिमाइज फॉर्म में नहीं है तो मिनिमाइज कर लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे 12 दूनी 24 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, 2/5 हो गया। इसको करते हैं 24 एकम 24 हो गया, 24 पंचे 120 हो गया। इसको कर लेते हैं अगर हम, तो ये किससे कटेगा? 3 से काट दीजिए। 3 से क्यों? 6 से भी कट जाएगा। 6 से कट जाएगा, 6 चौको 24, और 6 से ये कट जाएगा 15 बार में है। इसको भी अगर हम काट लेते हैं तो ये भी 6 से कट जाएगा, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये भिन्न हमारे पास आ रही है। अब देखो जरा भाई,
इसमें नीचे हर में क्या दिखाई दे रहा, तो आप बोलोगे 5 दिखाई दे रहा, 5 दिखाई देगा तो शांत दशमलव की कैटेगरी में आएगा। इसमें हमारे पास क्या दिखाई दे रहा, नीचे हर में 5 दिखाई दे रहा तो शांत कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें भी हर में 5 दिखाई दे रहा तो ये भी सर शांत दशमलव की कैटेगरी में ही आएगा। सर इसमें 15 दिखाई दे रहा है, 15 का मतलब सर 5 के अलावा इसमें 3 भी आ गया। अब जैसे ही देखा आपने कि 3 आ गया तो ये किस में आ जाएगा, ये अशांत दशमलव में आ जाएगा, नहीं आएगा। आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा, नहीं आएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल आ जाएगा। तो आवर्ती दशमलव या अशांत दशमलव जो होगा वो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। याद रखना, पहले भिन्न को मिनिमाइज कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक चल रहा है मामला। आ रहे हैं आंसर बच्चों के, देख के बताओ क्लियर है मेरी बात है? आ रहे हैं। फिर से बता दे, कौन कह रहा है, नाम बताओ। नाम नहीं है मतलब, चलो कोई बात नहीं। ये आप देखो, ये भी मैंने बताया है, शांत और अशांत दशमलव पहचान करना। जो बच्चा ये कह रहा था उसको देख लो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल बताओ। कौन सा शांत दशमलव प्रसार है? अब इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शांत दशमलव प्रसार जिसमें 2 या 5 या 10 है, इसमें 6 आ रहा नीचे, ये अशांत है। मतलब अशांत होने का मतलब अगर भाग दिया जाएगा तो इसमें दशमलव के बाद संख्याएं आती रहेंगी। इसमें नीचे 3 आ रहा है तो सर ये भी अशांत है। सर इसमें 5 ही आ रहा है, इसमें सर 11 आ रहा है तो 11 का मतलब हो गया कि सर 2, 5 या 10 के अलावा कोई आएगा तो अशांत होगा। इसमें सर सिर्फ 5 ही आ रहा है तो ये हमारे पास शांत दशमलव होगा। तो शांत दशमलव प्रसार ही आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही जवाब होगा। ये तो आया ही होगा, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था, ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन था। आप देख पा रहे हो हर बार एग्जाम में, देखो। चलो अब आते हैं इस पर, रिकरिंग और मंटीसा। इसको भी जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये भी छोटे से पॉइंट है, मैं आपको समझा देता हूँ। 2 चीजें होती है, एक होता है रिकरिंग नंबर या रिकरिंग कहते हैं इसको, और एक होता है मंटीसा। ठीक है, एक रिकरिंग होता है और एक क्या होता है, इसको बोलते हैं मंटीसा। रिकरिंग क्या होता है, जब दशमलव के बाद अगर कुछ संख्याएं लिखी हो और उन पर बार लगा हो तो उनको रिकरिंग नंबर्स कहते हैं, जो रिपीट होती हैं बार बार। जैसे अगर ये लिखा था तो इसको हम लोग बार बार रिपीट करके क्या लिखेंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये होता है रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, रिकरिंग नंबर जितने भी होंगे उसमें लिखना कैसे होता है कि अगर जितने भी नंबर के ऊपर, डिजिट के ऊपर बार लगा है उतनी बार हम 9 नीचे लिख देते हैं, 9। ठीक है, पहली बात मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा कोई रिकरिंग नंबर है जिसमें आपके पास ये लिख दिया कि बी, ध्यान से सुनिएगा, A.B.C और केवल C के ऊपर बार लिखा है। अगर ऐसे लिख दिया है तो आप इसको कैसे लिखोगे, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो 3 अंकों की टोटल संख्या थी ना ABC, इसमें से सबसे पहले उन अंकों को आप घटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, यानी कि AB को घटा लेंगे। बटे में आप क्या लिखेंगे, जिस नंबर पर बार लगा है, जितनी डिजिट पर बार लगा है उतनी बार नीचे 9 लिखेंगे, और जितनी डिजिट पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखेंगे। ये होता है रिकरिंग का प्रोसेस, जो रिकरिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये रिकरिंग की बात हो रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंटीसा की। M है ये मंटीसा। मंटीसा क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए लिखा है A.B, तो अगर दशमलव से लेफ्ट हैंड पर जो संख्याएं हैं उनके ऊपर बार लिखा होता है तो उस दशमलव से पहले वाली संख्या, यानी जो लेफ्ट में संख्या है, उनके ऊपर बार लगा होता है तो उसको हम लोग मंटीसा कहते हैं। और याद रखना, मंटीसा हमेशा नेगेटिव होता है और रिकरिंग हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात हो गई कि ये जो A होगा ये माइनस का होगा और जो दशमलव B होगा ना वो प्लस का होगा। ये बात आपको समझनी होगी, ये सिंपल सी बात है मंटीसा के लिए। किसके लिए है, मंटीसा के लिए। ठीक है, तो अब अगर इस प्रश्न को हम करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2, ये मंटीसा है, 2 के ऊपर बार दशमलव में 7-5 लिखा है। उसके बाद हमारे पास और प्लस योग पूछ रहा था ना, तो हमारे पास होगा 3 के ऊपर बार है, मतलब ये भी मंटीसा है, और 0.78। तो मैंने आपको बताया जब मंटीसा होगा तो नेगेटिव होगा, तो -2 हो जाएगा। प्लस में हमारे पास क्या होगा, दशमलव का 7-5 होगा।
ये भी माइनस का हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास 0.78 होगा। -2 और -3 तो -5 हो गया। प्लस में अगर हम जोड़ेंगे दशमलव वाली संख्याओं को तो हमारे पास क्या आएगा, 8 5 13 के 3 7 7 14 और 1 15 आ जाएगा, और 2 अंक पर दशमलव होगा तो 1.53 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, ये -5 है, 1.53 को हम +1 और प्लस में दशमलव का 53 तो लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ, -5 और 1 मिलकर हो गया 4, और वो भी माइनस का, और ये दशमलव में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 53, प्लस में 0.53 होगा। अब अगर इसको हम साथ में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, ये माइनस का 4 है तो 4 के ऊपर बार लगा दीजिए आप, ये प्लस का होता है तो दशमलव में 53 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, ये मंटीसा बन गया। तो अपना आंसर क्या होगा, 4 के ऊपर बार दशमलव में 53 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये होता है रिकरिंग और मंटीसा का कॉन्सेप्ट। देखो रिकरिंग के कॉन्सेप्ट से मुझे पता है लगभग 90% या 95% बच्चे परिचित होते हैं, लेकिन मंटीसा जो होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा बच्चे परिचित नहीं होते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इसके सवाल शायद आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो जिनसे मिलते हैं वो आपके लिए काम सही कर रहे हैं। अगला सवाल, ये सवाल बताना, देखो कितना बढ़िया सवाल आ गया। अभी इसका कॉन्सेप्ट बताया था, वही काम करना है। क्या करोगे भाई, जितने नंबर पर बार नहीं लगा है उसको पूरी संख्या में से घटाना है। पूरी संख्या क्या है, 3 0 3 4 1 7 में से हम किसको घटाएंगे, जिस पर बार नहीं लगा है, यानी 3 0 3 4 को, 3 0 3 4 को घटाएंगे। बटे में क्या होगा, जितने डिजिट पर बार लगा है उतनी बार नीचे 9 लिखोगे, और जितने डिजिट पर बार नहीं लिखा है उसकी बार 0 नीचे लिखोगे, यानी 4 बार 0 और 2 बार 9। 9 हमेशा पहले लिखे जाएंगे, 0 हमेशा बाद में लिखे जाएंगे, ये भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब 7 इसको घटाना है, जैसे ये 3417 है, उसमें 3034 को घटाना। देखो ऐसे ही घटा लेते हैं, 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 11 में से 3 को माइनस करोगे तो माइनस होगा नहीं, मतलब 1 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो 11 में से 3 माइनस कर लोगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ 3 बचेगा तो 3 में से 0 माइनस करने पर 3 ही आ जाएगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। आगे की हमारे पास जो संख्या लिखी थी वो 30 तो ऐसे ही लिखी थी। बटे में हमारे पास क्या था, 99000। अब सिर्फ ये देखना है कि ऊपर की संख्या जो है क्या वो संख्या 3 से कट रही है। तो आप बोलोगे नहीं सर, वो संख्या 3 से तो नहीं कट रही है। कट रही है क्या, क्या ये संख्या 3 से कटती हुई दिखाई दे रही है? तो आपका जवाब होगा सर नहीं दिखाई दे रही। भाई 8 ये है, 3 त्रिका 9, 8 17 नहीं हो रहा ना, ये 9 है। क्या 11 से कटती दिखाई दे रही है? 11 से कटने का भी ऑप्शन देख लेते हैं। 11 से 11 दूनी 22, 80 हो जाएगा। 11 7 70, 3 बचेगा, 11 33, 11 से भी नहीं हो रही है। और नहीं हो रही है तो ये अपने पास सीधा सीधा जब ये नहीं कटेगा तो यही आंसर रहेगा। क्या रहेगा? यही आंसर रहेगा। और यही आंसर कहां पर लिखा हुआ है इस पर भी थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है? ठीक है, देखो ये भी देखना। दूसरी बात, आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको एक तरीका और समझा दे रहा हूं। ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? जैसे दशमलव के पहले की जो संख्या लिखी है, दशमलव के पहले की, उसको टच मत करिए, उसको एज इट इज बना रहने दीजिए। देखना शायद हमसे पिछली बार कुछ गड़बड़ हुई हो, इसको एज इट इज बना रहने देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो बची हुई संख्या है वो 0 3 4 1 7 है। कितनी है? 0 3 4 1 7 है। इसमें से जिस अंक पर बार नहीं लगा ना उसको घटा लीजिए, यानी कि माइनस का 0 3 4 घटा लीजिए। और बटे में हमारे पास क्या आएगा? 2 बार 9 नीचे आ जाएगा और 3 बार 0 नीचे आ जाएगा। 3 संख्याएं बची ना, 3 बार 0 नीचे आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास यहां रहेगा 3 प्लस, अगर हम इसमें से 34 को घटा लेते हैं तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ ही जाएगा। यहां बचेगा हमारे पास 11, 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8 आ ही जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या बच रहा है? 3 बचा, 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 आ ही जाएगा। फिर यहां पर हमारे पास तो 3 बचेगा ही बचेगा। और बटे में हमारे पास बच्चे क्या होगा? 99000। अब अगर इसको सॉल्व करके हम जोड़ते हैं तो भी देखिए हमारे पास क्या आ सकता है। अगर हम इसको सॉल्व करके जोड़ेंगे, 99 गुणे 3 कितना होगा? 297। 297 के बाद हमारे पास आ जाएंगे 3 जीरो, 297 0 0 0। और हमारे पास जो संख्या लिखी थी वो आगे लिखी थी 33 83। ठीक है, बटे में हमारे पास क्या लिखा था? 99000।
इनको बच्चों अगर हम जोड़ेंगे तो देखो हमारे पास क्या आता है, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर हमारे पास आखिरी के 383 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 0 0 0 था। 7 और 3 10 के 0 हो जाएंगे, हासिल 1 लग जाएगा। ये वाला 7 इस 3 के साथ जुड़ेगा, 7 3 10, जो हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, 1 हासिल होगा, ये 3 हो जाएगा। और बटे में हमारे पास क्या रहने वाला है भाई, बटे में हमारे पास रहेगा 9 9 0 0 0। अब बोलो मेरी बात समझ में आ गई? 383 तो था ही था ना, 17 उधर खत्म हो जाएगा, 17 और खत्म होगा, 383 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब इसका मतलब ये ऑप्शन जहां पर आपको दिखाई दे रहा है वही आंसर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो दिखाई नहीं रहा है, यहाँ तो 883 दिखा रहा है। सिंपल सी बात समझ पा रहे हो? क्या दिखा रहा है? 883। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? नन बनेगा, क्योंकि अब संख्या तो आपस में कटती नहीं दिख रही ना। क्या आंसर बनेगा? नन। बोलो क्लियर है बात? नोट करना इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और अच्छा, इस बात पे भी गुस्सा मत किया करो कि मान लो आपका कमेंट आज हम नहीं देख पा रहे हैं, तो इस बात से गुस्सा मत होना या नाराजगी मत जाहिर कर देना कि सर जी हमारे कमेंट नहीं देख रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। नहीं है लैपटॉप आज यार सामने, नहीं देख पा रहे हैं, उससे कह रहे हैं तो वो और भी काम निपटाता रहता है साथ साथ में, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, तो इस पे गुस्सा मत हो जाना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो वैल्यू पुटिंग पर है कि त्रिकोणमिति में सर हम वैल्यू कैसे रखें। इस बात को हमको समझना है कि त्रिकोणमिति में सर वैल्यू कैसे रखी जाती है, एंगल कैसे रखे जाते हैं, उस पर जरा बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एंगल कैसे पुट करने होते हैं, कैसे हम समझेंगे कि कौन सा एंगल सर कितने डिग्री का एंगल हमको पुट करना है, उस पर हम यहां पर चर्चा करेंगे, एंगल पुटिंग पर। ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। एंगल पुटिंग पर थोड़ी सी चर्चा होगी हमारी, और ये त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा। ध्यान से समझना भाई, एंगल कैसे पुट करते हैं इस चीज को देखो। देखो भाई समझना ध्यान से, एक मिनट। एंगल पुटिंग पे बात करते हैं, ठीक है। बात यह है भाई कि हमारे पास त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन थीटा, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, फिर टेन थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और सेक का अपोजिट कॉस थीटा। यही होते हैं, ठीक है, यही होते हैं। अब बात यह है ना कि सर ये देखेंगे कैसे, कैसे हमें पता चलेगा। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक चीज समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको सवाल में सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे ऑप्शंस जो भी हैं इस पर भी एक नजर रखनी। सारे के सारे ऑप्शन अगर कांस्टेंट वैल्यू के हैं, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज के हैं, यानी कि वो त्रिकोणमिति अनुपात में नहीं दिए हैं, वो इस प्रकार से दिए हैं कि 2 3 4 0 ऐसे करके दिए हुए, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, अगर सारे के सारे ऑप्शंस की जो वैल्यू है जो वो दिए हुए हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज है, संख्याएं दी हैं, तो अगर आपको कभी साइन थीटा या कॉस थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देता है, किस पे साइन थीटा या कॉस थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देता है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि आप जो थीटा का मान होगा ना वो हमेशा 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पुट करने की कोशिश किया करिए पहले। क्या 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करने की कोशिश कर रहे हैं? बंद कर दे भाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको टेन थीटा या कॉट थीटा दिखाई दिया करे, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, फिर आप थीटा का जो मान होगा वो 45 डिग्री रखा करें या फिर 135 डिग्री रखने की कोशिश किया करें। थीटा का मान 45 डिग्री या 135 डिग्री रखने की कोशिश करें। यहां पर अभी तुम लोग मुझे जानते हो क्या बताओगे, यहां पर अभी तुम लोग मुझे तुरंत के तुरंत ये बताओगे कि अगर मैं आपसे कह देता हूं कि tan 135 डिग्री लिखा हो तो इसका मान क्या होगा, और अगर मैं आपसे कह दूं कि cot 135 डिग्री लिखा हो तो इसका मान क्या होगा। फटाफट अभी के अभी बताओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा उसके बाद की बात। अगर हमारे पास सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा दिखा है, सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा लिखा है, इसमें सवाल है, तो आप थीटा का मान सीधे सीधे फिर 45 डिग्री ही रखा करें। किस में रखा करें? थीटा का मान सीधे सीधे 45 डिग्री रखें। ये पहली बात है, जब आपके पास ऑप्शन न्यूमेरिक वैल्यूज में दिए हुए, ये बातें मैं आपको सच बता रहा हूं,
बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं बताते हैं, लेकिन बहुत कम बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात बच्चा, और वो भी फ्री में, जरूर ये जरूर मैं यूज करूंगा शब्द, फ्री में बहुत कम लोग बताते हैं यूट्यूब पे। चलो आगे बात करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शंस जो हैं, अगर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, त्रिकोणमिति रेशियो में दिए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में दिए हुए हैं, किसमें दिए हुए हैं, त्रिकोणमिति रेशियो में, टीआर में दिए हुए हैं, यानी कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, इन सब में अगर ऑप्शन दिए हैं, ये ध्यान रखना, तो आप दो काम कर सकते हैं। क्या, या तो आप ट्रिपलेट का, सबसे छोटी ट्रिपलेट का यूज कर लीजिए, या तो ट्रिपलेट का यूज कर लीजिए, और उसमें भी अगर आप ट्रिपलेट यूज करें ना, तो सबसे छोटी वाली ट्रिपलेट का ही यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। 3, 4, 5 का यूज कर लीजिए, या तो ट्रिपलेट का यूज कर लीजिए, या फिर उसे बेसिक से ही करें, या फिर उसे, उस सवाल को जो बेस वाला हिस्सा होता है ना, जो बेसिक हिस्सा होता है त्रिकोणमिति का, बेसिक से करें, ठीक है। या तो ये यूज कर लें, या तो फिर बेसिक से करें। मैंने अपने उसमें सब कुछ सारी चीजें बता रखी हैं भाई, पेड वाले बैच में, जो सिर्फ 250 रुपए का है मैथ का कंप्लीट बैच, कंप्लीट बैच अर्थमेटिक प्लस एडवांस। अब 250 रुपए भी अगर आपको महंगा लगता है 240 घंटे के लिए, तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं सीधे सवालों पर, ध्यान से समझना, इस बात को पहले नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर हम आ रहे हैं सवालों पर। बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है, इस बात को नोट कर लो पहले आप, ठीक है। हाँ, और याद क्या रखना होता है कि किसी भी एंगल को रखने में कभी भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। अब कई बार मन में प्रश्न उठ जाएगा, सर अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है, मैं बता दे रहा हूं, वो भी बता दे रहा हूं। अनडिफाइंड फॉर्म होती है 0/0 नहीं बनना चाहिए। अनडिफाइंड फॉर्म होती है इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। अनडिफाइंड फॉर्म होती है कि डिनोमिनेटर में किसी भी संख्या का कुछ भी ऊपर लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो उसके हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है। कोई भी एंगल, कोई भी वैल्यू आप रखिए, बस ये याद रखना कि अनडिफाइंड फॉर्म ना बनने पाए, ठीक है। चलो मित्र, पहले सवाल पर आते हैं। ये पहला सवाल है। अब आपको क्या दिखाई दिया पहले सवाल में, तो आप बोलोगे सर हमें ये दिखाई दिया कि सारे के सारे इक्वेशन साइन और कॉस में है, सारा का सारा सब कुछ साइन और कॉस में। अभी एक लाइन छूट रही है, वो भी मैं आखिरी में बताऊंगा, इसी की वैल्यू के कॉन्सेप्ट मैं आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि जब सवाल देखोगे ना तो मजा आएगी फिर, ठीक है। पहले इस सवाल पर आएंगे। अब सब साइन और कॉस में दिख रहे हैं, तो सर हम यहाँ पर जो थीटा है ना, वो या तो 0 डिग्री मान ले या तो 90 डिग्री मान ले, दोनों में से कोई भी मान लो। मान लो कि हमने थीटा को 0 डिग्री मान लिया, तो थीटा 0 डिग्री मानने से होगा क्या, जितने भी साइन होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो ये 1 हो जाएगा। 1 का पावर 4 करोगे तो 1 ही रहेगा, और उसका मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 आ जाएगा। आप बोलोगे आ जाएगा सर, प्लस ये 1 हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा सर। इसका मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 6 आ जाएगा, आप बोलोगे आ जाएगा सर, प्लस सर ये 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 6, 3, 9 और 4 13 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वैल्यू हमें किस में दिखाई दी थी, हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यूज में दिखाई दी थी। तो हमारा आंसर भी कितनी तेजी से आएगा ये भी समझो, आ गया आंसर है। नहीं तो अगर आप इस सवाल को ही फॉर्मूले से करते ना, तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूले से नहीं होता, लेकिन फिर बहुत लेंदी होता, और उतना लेंदी करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन की पावर 6 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन की पावर अगर 6x है और प्लस में अगर कॉस की पावर 6x है, तो इसका मान पता है क्या होता है। मैं आपको लिखे तो दे रहा हूं, लेकिन जरूरत नहीं थी। इसका मान होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये मान होता है इसका। तो जरूरत फिलहाल इस सवाल में नहीं है, क्योंकि मैं आपको वैल्यू पुटिंग सिखा रहा हूं, लेकिन ये याद होना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपके पास इसकी जगह लिखा होता साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x, तो मान क्या होता, जल्दी से बताओ मुझे। ओए देखना जरा, अब इसका मान बताइएगा। मैं आपको अगले सवाल पर लेकर चल रहा हूं, सवाल नंबर नेक्स्ट। साइन पाई एक्स, अच्छा लिख ही दिया है पाई बटे 2 बराबर में x² - 2x + 2 दिया है।
इसको लिख लेते हैं जरा यहाँ पर, साइन पाई को हमने पाई ऐसे लिख दिया, पाई इनटू में x दिया था बटे में 2 दिया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बराबर में बच्चों हमारे पास दिया है x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2, ठीक है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर ये है, इसका मान जानते हो, किसका मान पूछ रहा होगा, यहाँ पे पूछ रहा होगा कि आपको बताना है कि x का मान ऐसा क्या हो सकता है। सवाल आधा अधूरा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, बस इतना काम करना है, कोशिश करिएगा x की वैल्यू बताने की। अब देखो जरा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझना बहुत ध्यान से मेरे भाई। देखो साइन पाई का मतलब तो 180 होता है, और साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90 होगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, 1 गुणे x हो जाएगा, यहाँ पर बोलोगे हाँ, ध्यान से सुनते चलना, फिर बार बार वही होगा, समझते हुए चलना। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा था, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। अब सोचो अगर थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, x इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 और 1 3 में से 2 घटाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 2 होगी वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। और ये कब हुआ, ये तब हुआ कि सर जब दोनों जगह हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर x का मान क्या डाला है, 1 डाला है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्लियर हुई बात मेरी, समस्या नहीं है ना इसमें कोई, इसमें क्या ही समस्या होगी, एकदम स्पष्ट क्लियर सवाल था, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्वेश्चन किस बात पर बेस्ड है सर, साइन थीटा और कॉस थीटा पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, साइन थीटा और कॉस थीटा पर। कुछ ऐसा मान लो कि काम हो जाए अपना, मान ले, चलो मान, देखो जरा, साइन थीटा और कॉस थीटा है तो थीटा की जगह हम 0 डिग्री भी रख सकते हैं और 90 डिग्री भी रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि थीटा का मान यहां पर हमने 90 डिग्री रख लिया, तो 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 0 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, तो कॉस वाला जितना भी टर्म है वो तो खत्म हो जाएगा ना, कॉस वाला टर्म खत्म हो गया। अब साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां पर x का मान हमारे पास, ये अगर 1 हो गया तो 1 का मल्टीप्लाई a करने पर हमारे पास क्या आएगा, a आएगा। y का मान हमारे पास क्या आएगा बच्चे, y का मान, ये 1 हो जाएगा, y का इसमें गुणा करेंगे तो y का मान b आ जाएगा। अब x और y के मान हमारे पास आ चुके हैं, रखिए यहाँ पर x का मान a रखेंगे तो ये a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर हो जाएगा, y का मान रखिए यहाँ पर b, तो b स्क्वायर बटे b स्क्वायर हो जाएगा, ये कटेगा 1 देगा, ये कटेगा 1 देगा, और 1 प्लस 1 कितना मिलेगा, 1 प्लस 1 जब जोड़ोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके प्रश्न का आंसर क्या मिलेगा, 2 नहीं आ जाएगा, तो 2 आने का मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ पा रहे हो, सवाल को तेज भी करना है, लेकिन उसके लिए जब तक सीखोगे नहीं तब तक तेज कैसे करोगे, और इसीलिए मुझे कोई जल्दी नहीं, बहुत आराम से बड़े प्यार से सिखा रहा हूँ, पूछ पूछ के सिखा रहा हूँ बच्चों को, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। क्या तुमको नहीं आया, बता दें वापस, ठीक है। देखो थीटा का मान साइन और कॉस की कंडीशन में क्या आप लिख सकते हो, 0 या 90 लिख सकते हो, तो मैंने 90 लिख लिया। अब भाई साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 का मान क्या होता है, तो साइन 0 की मान जो होता है वह 0 होता है। तो अगर हम यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, ठीक है, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जहां जहां कॉस होगा वो 90 होने के कारण तो 0 हो जाएगा, तो और साइन 90 होने के कारण 1 हो जाएगा, तो यहां से x का मान a, y का मान b मिलेगा, रख दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, तुम्हें तो हुआ, जो बच्चे देख रहे हैं उनको हुआ, ये बताओ, हो गया, दिया 94, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। अब जरा इस पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर 2 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक थीटा दिख रहा है, एक फाई दिख रहा है। यहां पर ये क्या है, सेक थीटा है, कॉस है, सेक है, साइन है, टेन है, सब कुछ है। तो जब कभी भी ऐसा मिक्स वेज आ जाया करें, मतलब सब मिक्स होके आ जाया करें, इसको आप ऐसे लिख लो, मिक्स रेशियो आ जाया करें, त्रिकोणमिति के सारे रेशियो एक दूसरे के साथ आ जाए, मिक्स आ जाए, तो आप बिना किसी टेंशन के थीटा या जो भी एंगल दिया है आपके पास वो दोनों को आप 45 मान लो कि थीटा भी 45 डिग्री है और फाई भी 45 डिग्री है। और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन किस में दिए हैं,
कांस्टेंट वैल्यू में दिया है, तो हमने थीटा भी 45 रख देना है और ये भी 45 रख देना। देखो x का मान क्या आएगा, sec 45 का मान √2, cos 45 का मान 1/√2, ये √2 ये 1/√2, तो कट जाएगा, तो सिर्फ x का मान क्या बचेगा 1, y का मान आइए sec 45 √2, sin 45 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, y का मान b आ जाएगा। c का मान आइए, c का मतलब z का मान आइए, z देखिए z tan 45 का मान 1 ही होता है, 1 का गुणा c में करेंगे तो हमारे पास z का मान c आ जाएगा। अब हमारे पास x y z के मान आ गए ना, रख दो फटाफट से आंसर। x का मान a है a² बटे a², a² बटे a² का मतलब 1, b² बटे b² का मतलब 1, c² बटे c² का मतलब 1, लेकिन चिन्ह माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या ही बचेगा, हमारे पास सिर्फ 1 ही बचेगा और ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। लो भाई, दिखने में खतरनाक सवाल, गेम बज गया ऐसे जैसे कुछ था ही नहीं। मजा आई सवाल में, बोलो हाँ है ना। नोट करिए, मिक्स रेशियो कभी भी दिखाई देगा तो आप क्या मान के चलेंगे, एंगल को आप थीटा और फाई मान के चलेंगे, ठीक है, मतलब 45 मान के चलेंगे मिक्स उसमें आने पर। अगला सवाल देखो, अब देखो जरा यहाँ पर, अब देखो और समझो। आप बोलोगे सर साइन और कॉस तो दिख रहा है, लेकिन दो एंगल आ गए साइन कॉस में। साइन और कॉस तो दिख रहा है सर, साइन और कॉस तो दिख रहा है, तो सर आपने ये बताया था कि साइन और कॉस अगर दिखेगा तो थीटा 0 या 90 डिग्री मान लेना। लेकिन सर थीटा 0 और 90 डिग्री तो तब मानेंगे जब हमारे पास एक एंगल हो, लेकिन साइन और कॉस में जब दो दो एंगल दिखाई दे जाए, जैसे यहाँ पर एक बीटा दिख रहा है एक अल्फा दिख रहा है, दो एंगल दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, जो एंगल मैक्सिमम रिपीट होगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, उसको नोट भी कर लेना, जो एंगल मैक्सिमम रिपीट होगा, ज्यादा बार रिपीट होगा, उसको आप 0 डिग्री मान लेंगे, मान लेना, ठीक है, उसको आप क्या मान लेना 0 डिग्री। और सारे के सारे ऑप्शन त्रिकोणमितीय अनुपात में भी है, इसलिए यहां पर ऐसा बता रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ऑप्शंस के लिए नहीं दी है, त्रिकोणमितीय अनुपात में दी है। अब ध्यान से देखियो जरा भैया, देखो बीटा कितनी बार है, तो आप बोले सर बीटा 1 बार है, फिर बीटा 2 बार आया, फिर बीटा 3 बार आया, फिर बीटा 4 बार आया, यानी बीटा जो एंगल है सर वो 4 बार रिपीट हो रहा है। अब अगर हम अल्फा को देखें तो अल्फा कितनी बार रिपीट हो रहा है, आप अल्फा को देखिए, अल्फा 1 बार हो रहा है, अल्फा 2 बार हो रहा है, अल्फा 3 बार हो रहा है, तो अल्फा 3 बार हुआ, बीटा 4 बार हुआ, तो जो एंगल ज्यादा बार रिपीट होगा उसको हम 0 डिग्री मान लेंगे, यानी बीटा को हम 0 डिग्री मान लेते हैं। अब मानो कि बीटा को हमने 0 डिग्री मान लिया, तो साइन 0, साइन बीटा जो होगा जहां जहां होगा, साइन बीटा जहां जहां होगा वो सब 0 डिग्री हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, साइन बीटा ये खत्म हो गया। बीटा हमने 0 डिग्री मानी लिया, तो बीटा यहां से खत्म, यहां बचेगा 4 कॉस अल्फा, सिर्फ क्या बचेगा 4 कॉस अल्फा बचा ना। बीटा 0 डिग्री मान लिया, अच्छा बीटा 0 डिग्री मानने पर साइन 0 0 हो जाएगा, अच्छा ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, साइन बीटा आपने बीटा 0 डिग्री माना, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, इसका पूरा गुणा करेंगे तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया, खत्म हो गया। अब यहां देखिए, यहां बीटा को आप 0 मान रहे हो तो ये खत्म हो गया। यहां पर आपके पास बचा क्या, यहां पे आपके पास बचा cos 2 यहां पर है, और यहां अल्फा का स्क्वायर होगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, बीटा 0 माना है तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos 2 अल्फा स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है, cos 2 अल्फा स्क्वायर। बीटा 0 मान लिया, बीटा 0 लिखा नहीं क्या हमने, लिखा तो होगा कहीं, बीटा को 0 मान लीजिए, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, तो ये 0 हो गया, ये हमारे पास 1 रहेगा, cos 2 अल्फा बचेगा सिर्फ, तो cos 2 अल्फा हमारा आंसर हो जाएगा। अब cos 2 अल्फा कहाँ लिखा है, तो cos 2 अल्फा ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, ये आपका आंसर है। और नहीं तो एक तरीका ये है कि पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड करिए, फॉर्मूला एक्सपेंड करने के बाद उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आंसर निकालिए, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आएगा, आएगा उससे भी, ठीक है। ये आप ये भी कर सकते हो कि थीटा की या अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू कुछ अपने हिसाब से मान लीजिए, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं 45 डिग्री, या थोड़ी और बड़ी मान लेते हैं 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा की वैल्यू,
और बीटा की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 15 डिग्री, 15 डिग्री क्यों 30 मान लो यार, 30 मान लेते हैं। तो इसको यहाँ पर रखोगे, रखने के बाद आंसर निकालोगे, फिर इससे मैच कराओगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन फिर ऐसा रखने पर ये बहुत लंबा होगा, और लंबा हमको ज़्यादा करना नहीं है, हमारा आंसर शॉर्ट में आना चाहिए। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी सोल्यूशन होगा 100% होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अच्छा बोलोगे सर यही डिग्री क्यों मानी है? ये डिग्री इसलिए मानी है क्योंकि इससे बीटा का भी मान आसानी से निकल जाएगा और अल्फा माइनस बीटा यानी 60 माइनस 90 का भी, ये 60 माइनस 30 का भी मान निकल जाएगा। इसकी जगह आप इसको 90 ले सकते हो, इसको आप 30 या 60 कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि उनके मान आसानी से याद रहते हैं, निकल जाते हैं। 90 में 30 घटाओगे तो 60 का आसानी से निकल जाएगा, 90 में 60 घटाओगे तो 30 का आसानी से निकल जाएगा। तो ये भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि इससे नहीं आएगा। ठीक है, हो गया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। भाई टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है सापेक्ष गति का, और इस पर जो आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं ना, बड़े मजेदार मिलने वाले हैं। सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का। थोड़ा देखो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको पूरा स्पष्ट समझा दूंगा। ठीक है, सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं दो ऑब्जेक्ट, तो जो उनकी स्पीड होगी ना, उसकी स्पीड का अंतर लिया जाता है। याद रखिएगा, उनकी स्पीड का क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। और जब दो ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में चलते हैं, सापेक्ष गति इन्हीं पर लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं जब दो ऑब्जेक्ट, तो इनकी जो स्पीड होंगी ना, उनकी स्पीड को ऐड करके लिखते हैं, बस इतनी सी बात होती है। ये होता है सापेक्ष गति का सिद्धांत, रिलेटिव वेलोसिटी जिसे कहते हैं, रिलेटिविटी। ठीक है, अब आइए इसके सवाल पर। देखिए पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन कानपुर से सुबह 8 बजे चलती है और दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और शाम 5 बजे कानपुर पहुंचती है। उस समय का पता लगाएं जब वो मिलेंगे। ठीक है, 8 से 2 10, 2 12, 4 घंटे इधर, और 8 से शाम 5, सुबह 8 बजे चलती है, शाम 5 बजे पहुंचती है। तो 8 4 12, 5 9, 9 4 13, 13 का आधा क्या होगा, 6.5, 8 और 6.5। ठीक है, देखो जरा भाई, समझ लिया सवाल को, समझना जरा थोड़ा ध्यान से। दो स्टेशन है, एक कानपुर स्टेशन और एक दिल्ली स्टेशन है। ऐसे प्रश्नों में बच्चों को बहुत सी समस्याएं होती है, मैं आपको समस्याएं समाधान कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एक ट्रेन यहां से चलती है सुबह 8 बजे, दूसरी ट्रेन यहां से चलती है सुबह 8 बजे। ये ट्रेन इस तरफ जा रही है, ये ट्रेन इस तरफ जा रही है। ये कानपुर से दिल्ली जा रही है, दिल्ली से कानपुर आ रही है। कानपुर से दिल्ली वाली जो ट्रेन है वो 8 बजे चलती है, दोपहर 2 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, दोपहर 2 बजे ये पहुंच जाती है, 2 बजे पहुंच जाती है। तो 8 बजे से 2 बजे तक तो जो समय होगा ना, इसको जो समय लगा होगा वो 4 घंटे का समय लगा होगा कि कानपुर से चलने वाली ट्रेन दिल्ली जो है वो 4 घंटे में पहुंच जाती है। नहीं 4 घंटे क्यों, 6 घंटे में पहुंच रही, 8 6 14, 6 घंटे में पहुंच रही ना। और जो ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है वो कानपुर जब पहुंचती है तो उसके लिए जो समय रहता है वो शाम 5 बजे रहता है। तो 8 बजे चलना और शाम 5 बजे पहुंचने का मतलब क्या हो जाएगा कि 8 4 12 और 5 इधर, 9 घंटे इसे लग रहे हैं। यानी इसको जो समय लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों वो 9 घंटे का लग रहा है। ठीक है, अब तरीका क्या होता है सवाल को करने का, उसको जरा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तरीका ये होता है कि हमें कानपुर से दिल्ली स्टेशन के बीच की दूरी का तो पता ठिकाना नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि ये इतने बजे इतनी देर में पहुंचती है, उतनी देर में पहुंचती है। तो इनके बीच की जो दूरी होगी ना उसे आप जानते हैं क्या मानेंगे, 6 और 9, ये जो समय है इनका एलसीएम मान लीजिए जो दूरी होगी। तो 6 और 9 का एलसीएम हो गया बच्चे 18 किलोमीटर, हमने इसकी दूरी मान ली। कहाँ से, कानपुर के और दिल्ली की। अभी अगर 18 को 6 घंटे में तय करेगी तो जो इसकी स्पीड होगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए और इसकी जो स्पीड होगी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप बोलोगे हाँ। चूंकि दोनों सेम टाइम पर चलती हैं, सेम टाइम पर जब चलती हैं तो कंडीशन क्या होती है और तरीका क्या होता है, सेम टाइम पर जब दोनों ट्रेन चलती हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो जो भी आपने डिस्टेंस यहां पर मानी है उसको ऊपर लिख लीजिए। और चूंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो यहां पर सापेक्ष गति दोनों की जुड़ जाएगी ना, 3 और 2 5 हो जाएगी।
तो भाई 5 से 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 से 3/5, 5 से 3/5 का मतलब हो जाएगा 36 मिनट और, यानी 3 घंटे 36 मिनट और। अब ट्रेन चली कितने बजे थी? 8 बजे, ये भी 8 बजे। 8 बजे से 3 घंटे 36 मिनट के बाद जो समय रहा होगा वो 11:36 का रहा होगा। यानी दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिली होंगी रास्ते में? तो आप बोलोगे सर 11:36 पे मिली होंगी। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है ना? पक्की बात, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग सेम टाइम है, ये जो सेम टाइम लिखा है ये स्टार्टिंग वाला टाइम लिखा है जो सेम है, ठीक है। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चली, दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंची। अब 2 स्टेशन बने हमारे, जयपुर और दिल्ली। बहुत ध्यान से सुनना, जयपुर और दिल्ली। जयपुर से चली 10 बजे, पहुंची 3 बजे, यानी कि इस ट्रेन को जो इस तरफ जाती है उसको समय लगता है 5 घंटे का। दूसरी ट्रेन दिल्ली से सुबह 11 बजे चलती है और शाम 6 बजे जयपुर पहुंचती है। यहां से जो ट्रेन जयपुर की तरफ जा रही है उसका जो समय है 11 बजे से शाम 6 बजे तक का, मतलब 7 घंटे का समय से लग रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कुछ लिखनी है तो 7 और 5 का एलसीएम लिख दें। तो आप बोलोगे हाँ सर 7 और 5 का एलसीएम, यानी कि 35 किलोमीटर की दूरी हो गई। अभी अगर 5 से चल रही 35 तो इसकी जो गति होगी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और इसकी जो गति होगी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन अब समझने की बात क्या है? समझने की बात यहां सिर्फ इतनी है कि एक ट्रेन सुबह 10 बजे चलती है और एक ट्रेन सुबह 11 बजे चलती है। समझने की बात यह है कि जब ये ट्रेन चली होगी उसके 1 घंटे के बाद ये चली होगी, यानी कि ये तब तक 1 घंटे तो दूरी तय कर चुकी होगी ना जब दूसरी वाली चली होगी। तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है, तो 7 यहां से हटा देंगे, मान लीजिए 7 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। अब ये वाली ट्रेन यहां पहुंच गई और इसको भी समय यहां पर 11 बज गया, 11, यहां पर इसको भी 11 बज गया। अब ये जो बची दूरी है 35 - 7 यानी 28 किलोमीटर की, वो दूरी ही तो तय करनी है। बोलोगे हाँ सर, यही तो तय करनी है ना। तो अब 28 किलोमीटर जो बची हुई दूरी है उसको तय करने में जो गति इस्तेमाल होगी वो 7 और 5 की गति इस्तेमाल होगी, यानी 12। भैया 4 से काटिए, 4 × 7 = 28, 4 से काटिए, 4 × 3 = 12, तो 3 से काटोगे तो हमारे पास 3 दूनी 6 होगा, 1/3, यानी कि 2 घंटे 1/3 का मतलब 20 मिनट होता है। 2 घंटे 20 मिनट का समय लेगा रास्ते में मिलने के लिए। 11 बजे के बाद से, किसके सेम टाइम करने के बाद से, टाइम सेम करने के बाद ही मिल पाएंगी। तो 11 बजे के बाद से 2 घंटे 20 मिनट के बाद मिलेंगी। तो 11 के 2 घंटे बाद 1 बजेगा और उसके बाद 20 मिनट के बाद 20 ये बजेगा। तो 1:20 पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो स्पष्ट हुई बात? ऐसे क्वेश्चन देखे आपने, खूब सारे पूछे जाते हैं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते हैं? बोलो खुद से बोलो, पूछे जाते हैं ना। तो फिर अगला प्रश्न, सवाल नंबर 18। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 150 मीटर की दूरी से दिखाई देता है। जब पुलिस वाला चोर का पीछा करने लगता है तो चोर भागने लगता है। वाह, ये तो सीधी सी बात है भाई। पुलिस जब चोर का पीछा करेगी तभी ना चोर भागेगा। जब पीछे ही नहीं करेगी तो चोर भी बड़े आसानी से बैठा रहेगा, अरे यार छोड़ो कौन भागे। और जब पीछा करेगी तब लगेगा कि कहीं यार पीछे लठ ना बजाए तो भाग चलो चुपचाप। यही तो होता है। ये मानते हुए कि चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटे और पुलिस की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने और से पहले चोर के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर सी फॉर चोर है, यहाँ पी फॉर पुलिस है। दोनों के बीच की दूरी 150 मीटर है। अब भैया जैसे ही पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू किया तो चोर ने भागना भी शुरू कर दिया। तो मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, तुम तो कहना ये है कि देखो चोर की पहले गति लिख लो। तो चोर की गति कितनी है भाई? चोर की गति है ना 7 और पुलिसकर्मी की गति है 9। ये 7 की गति से चलता है, ये 9 की गति से चलता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा दिमाग से सोचना भाई। जितनी देर चोर भागेगा उतनी देर पुलिस उसका पीछा करेगी। ऐसा तो नहीं कि चोर कम देर भागेगा पुलिस
राउंड राउंड चक्कर बनाते हुए उसका पीछा करेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। पुलिस का उद्देश्य ये है कि चोर को पकड़ना, तो जितनी देर चोर भाग रहा होगा उतनी ही देर तो पुलिस उसको पीछा करेगी और पकड़ लेगी। यानी चोर के भागने का समय, चोर के द्वारा तय की गई दूरी जो होगी उसको तय करने का समय, और पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी तय करने का जो समय होगा वो समय बराबर होगा, टाइम कांस्टेंट होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, यही आपको समझना था कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड ऑफ रिलेटिविटी यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो गति का सापेक्षता का सिद्धांत ये कहता है कि गति का जो रेशियो होता है वही उनके द्वारा तय की गई दूरी का भी रेशियो होता है। बस, तो भैया गति के जो रेशियो है ना वो 7 और 9 के हैं, तो यही दूरी का भी रेशियो होगा। और इनके बीच की दूरियों का अंतर हमारे पास 2 यूनिट है जो सवाल में 150 दिया है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 175 होगा। 150 होगा तो 1 का मान इतना होगा। तो भैया चोर के द्वारा चली गई दूरी, यही तो पूछ रहा था, चोर के द्वारा, तो चोर के द्वारा चली हुई दूरी तो 7 के रेशियो में है, और 1 का मान 75 है, तो 7 का मान क्या होगा, तो 75 गुणे 7 होगा। यही दूरी तो चोर के द्वारा तय की गई होगी, और 75 गुणे 7 तो 525 होता है मेरे ख्याल से। अरे चल जा भाई, 525 होता नहीं होता, आप बोलोगे हाँ। तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 525 होगी। खत्म हो गया सवाल। तुम देखो, ये सब डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं थी, अगर आप सही से समझ गए तो ये कॉन्सेप्ट है बस। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो सापेक्षता का सिद्धांत क्या कहता है कि स्पीड का रेशियो ही टाइम के रेशियो के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। चलो अगला सवाल बताओ। 2 व्यक्ति हैं पी और क्यू, ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। 2 स्टेशन हो गए ए और बी, 2 व्यक्ति हैं, सॉरी, ए और बी। 2 व्यक्ति पी और क्यू ए और बी से चलना शुरू करते हैं। ये 2 व्यक्ति, ए और बी स्टेशन है, यहां से 2 व्यक्ति चलना शुरू करते हैं और व्यक्ति हैं पी और क्यू हैं। ए और बी के बीच की दूरी 100 मीटर की है, 100 किलोमीटर की है। तो ए और बी स्टेशन जो है ना, इनके बीच की दूरी को दिया हुआ है, ये 100 किलोमीटर की दूरी है। बहुत ध्यान से सवाल को समझिएगा। पी की गति 26 किलोमीटर प्रति घंटे है और क्यू की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे। पी की गति 26 किलोमीटर प्रति घंटे है और क्यू की गति जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हो क्या रहा है, बी पर पहुंचने के बाद व्यक्ति क्यू तुरंत ए पर लौट आता है। व्यक्ति क्यू जो है बी पर पहुंचने के बाद तुरंत वापस लौट आता है। बी पर पहुंचने के बाद व्यक्ति क्यू तुरंत ए पर लौट आता है और रास्ते में व्यक्ति क्यू पी से बी से व्यक्ति पी से बी से x किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। पहले तो ये समझिए, बी पर पहुंचने के बाद व्यक्ति क्यू जो है वो तुरंत वापस लौट आता है। तो क्यू को इस तरफ लिखना पड़ेगा, क्यू को इधर लिखना पड़ेगा। और इसकी गति कितनी थी भाई साहब, एक बार फिर से लिखो, 54 है। और ये जो व्यक्ति पी है इसकी गति है 26। अब देखो, समझो जरा सवाल को क्या हो रहा है। सवाल ये हो रहा है मेरे भाई, सवाल ये हो रहा है कि व्यक्ति क्यू जो है वो चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया किसकी तरफ, बी की तरफ। ये बी पर पहुंचा और पहुंचने के बाद तुरंत ये यहां से पहले व्यक्ति जो है क्यू बी तक आया और यहां पर जैसे ही पहुंचा तुरंत वापस लौट रहा है, तुरंत वापस भी लौट रहा है, तुरंत ए पर लौट आता है। और रास्ते में व्यक्ति क्यू जो है व्यक्ति पी से बी से x किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। मतलब कि यहां पर इनकी मुलाकात हुई है, ये दूरी बी से x किलोमीटर की है। यहां से क्यू की मुलाकात जो हुई है वो पी से हुई है और पी सिर्फ इतनी दूरी तय करके यहां तक आया होगा। बस ये बात को समझना है आपको, ठीक। x का मान क्या है, इतना पूछ रहा है कि ये जिस दूरी पर b से मिल रहा है वो मान क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुमको क्या सिखाऊंगा, क्या समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझ लेना, काम आपका आसान हो जाएगा। कैसे,
जितने समय में ये व्यक्ति Q जो है वो यहां से ये दूरी तय करके यहां तक आया होगा, उतने ही समय में ये व्यक्ति जो है वो यहां से यहां तक पहुंचा होगा। P भी यहीं ले लो, P भी यहीं ले लो, P की जो गति है वो 26 है। उतनी देर में P व्यक्ति सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचा होगा, यानी टाइम कांस्टेंट रहा। और मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैंने आपको बताया कि जब टाइम कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, जब टाइम कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा कि स्पीड के जो अनुपात होते हैं वही उनके द्वारा तय की गई दूरियों के भी अनुपात होते हैं, है कि नहीं। तो स्पीड के रेशियो अगर देखोगे तो 54 और 26 हैं। स्पीड के रेशियो अगर हम निकाल लें तो 2 से इसको काट सकते हैं, तो 2 से ये 27 बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 13 बार। स्पीड के जो रेशियो है वो 27 और 13 है। स्पीड के रेशियो 27 और 13 है, तो इनके द्वारा तय की गई दूरियों के जो अनुपात होंगे ना वो भी 27 और 13 ही होंगे। बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको देखो। इसने एक बार 100 पूरा तय किया है और फिर वापस यहां तक भी तय किया और ये यहां तक आया, मतलब ये दोनों मिलकर इस 100 किलोमीटर की दूरी को 2 बार तय कर ले रहे हैं। कैसे, फिर से समझना, 100 किलोमीटर की दूरी को 2 बार तय कर रहे हैं। कैसे, पहले हम Q की बात कर रहे हैं। Q ये पूरा गया, 100 किलोमीटर तय हो गया, फिर यहां से यहां तक आया, इतना Q ने और तय कर लिया। P यहां से यहां तक आया तो इतनी दूरी इसने और तय कर ली, यानी 100 प्लस 100 200 किलोमीटर तय हो गया। और यहां पर जो दूरियां हैं, जो टोटल दूरी बन रही है, इनके अगर हम रेशियो को ऐड करते हैं तो 27 प्लस 13 40 होता है। 40 यूनिट का मान हो गया 200 किलोमीटर जो दूरी तय हुई है भैया। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 5 किलोमीटर। 1 यूनिट का मान 5 किलोमीटर हो गया, तो इसके द्वारा 27 पंजे 135 यूनिट तय किया गया होगा, 135 तय किलोमीटर, और इसके द्वारा 13 पचे 65 किलोमीटर तय किया होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो P व्यक्ति है उसने सिर्फ 65 किलोमीटर ही तो दूरी तय करी है ना, कितने में से, 100 में से। तो ये जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 65 हो जाएगा, और 100 माइनस 65 मतलब हो जाएगा 35 किलोमीटर। बी आपका राइट आंसर। जो x का मान है वो कितना होगा, 35 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है, इसको नोट कर लो, बहुत गजब का सवाल है, मजेदार। आगे आइए, अब यहां से MDH वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। MDH, इस कॉन्सेप्ट से सभी लोग परिचित हैं। 80 दिनों में एक काम को पूरा करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया जाता है। 50 दिनों के बाद 10 आदमियों को और काम पर लगाया जाता है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाता है। ध्यान से सुनना, देखो 80 व्यक्ति जो हैं वो अगर काम करेंगे तो काम 140 दिन में समाप्त होगा, ठीक है। 50 दिन के बाद 10 और आदमियों को लगाया गया, तो भाई इसमें से 50 दिन तक तो इन लोगों ने काम किया होगा ना, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। 50 दिन तक 140 लोगों ने काम किया होगा। अब 50 दिन के बाद कितने दिन और बचे हैं, सिर्फ 30 दिन और बचे हैं। 50 दिन के बाद 30 ही दिन और बचे ना, लेकिन उसमें जब 10 आदमी और बढ़ गए तो आदमी हो गए 150। यहां का जो काम है ना वो सिर्फ 30 दिन का बचा है। ध्यान से सुनिएगा, यहां का काम कितने दिन का बचा है, 30 दिन का। लेकिन अगर बचा हुआ काम इतने लोगों के द्वारा करना है, 50 तक का काम हो ही गया है, तो 30 व्यक्तियों का 30 दिन का काम बचा है 140 लोगों का। अब वो काम 150 लोग कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे, बात को ध्यान से समझना। ये जो शेष काम बचा है इसको अगर 150 लोग करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो आपका जवाब होगा भाई 30 से इसको काट दीजिए 5 बार, और 5 से इसको काट दीजिए 28 बार। तो ये जो बचा काम होगा ना ये 28 दिन में होगा, और बचे हुए काम के लिए जो हमारे पास समय था वो 30 दिन का था। तो काम कितने दिन पहले समाप्त हुआ, तो जवाब होगा सर काम 30 की जगह 28 दिन में समाप्त हुआ, तो 2 दिन पहले समाप्त हुआ। लैंग्वेज बहुत गजब है इस सवाल की, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग 2 बार इसको जरूर पढ़ना, 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या आया तुम्हारा, आया कितना आया, 2 आ गया था। ऐसा ही किया है कि कुछ और ऐसे ही किया है, वेरी गुड। आप लोगों का आया 2, जल्दी से बताओ। आ गया, ठीक है। चलो अगला बताओ। एक छावनी में 200 व्यक्तियों की खाद्य सामग्री 30 दिनों के लिए थी।
10 दिन के बाद 50 लोग और आ गए। तो भैया मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर खाद्य सामग्री 30 दिनों की थी, जिसे 10 दिन तो यूज किया गया ना, 10 दिन तो यूज किया गया ना, तो अब शेष सामग्री कितने दिन के लिए बची होगी? तो आप बोलोगे शेष सामग्री तो सर 20 दिन के लिए बची होगी। कितने लोगों की? सर 200 लोगों की। मतलब इतना राशन हमारे पास शेष बचा है। अब इस शेष राशन को 50 लोग और खाएंगे। 200 लोग पहले से खा रहे थे, 50 लोग और खाएंगे, तो कितने दिन लगेंगे खाने में? बस यही तो पूछ रहा था, कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, बस इतना सवाल था। 50 से काट दीजिए 4 बार, 50 से काट लीजिए 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो 4 चौको 16 दिन के लिए पर्याप्त होगी। और आपका आंसर क्या बनेगा? कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी है। भाई साहब क्या कहती पब्लिक? मजा आई? ठीक है, चलिए। एक किले में 32 दिनों तक कुछ सैनिकों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। 4 दिन के बाद 150 जवान और आएंगे और बची हुई सामग्री 21 दिन के लिए पर्याप्त होगी। प्रारंभ में कितने सैनिक थे ये आपको देखना है, समझना है ध्यान से। देखो 32 दिन फूडिंग चल सकती थी अगर हमारे पास कुछ लोग होते, मान लीजिए x लोग होते। 32 दिन तक x लोग खाना खा सकते थे 4 दिन के बाद, यानी कि इसमें से 32 दिन में 4 दिन लोगों ने खाना खाया होगा x लोगों ने, तो अब x लोगों के 28 दिन का खाना बचा होगा। x लोग 32 दिन खाना खा सकते थे, इन्होंने 4 दिन खाना खा लिया, तो x लोगों के 28 दिन का खाना अभी भी बचा होगा ना। अब 150 जवान और आएंगे, आने दो 150 जवान को, पहले x थे 150 जवान और आ गए। अब यही जो खाद्य सामग्री जो x लोगों के लिए 28 दिन की थी, अब हमारे पास 21 दिन चल पाती है। बराबर करो ना, दोनों को सॉल्व करो फटाक से। 21x और 28x के बीच का अंतर आ जाएगा 7x का, बराबर 21 गुणे 150 यहां पर होगा, 150 गुणे 21। 7 से इसको काट दोगे 3 बार कट जाएगा, 150 गुणे 3 यानी x का मान आ जाएगा 450। यानी शुरुआत में हम लोगों के पास जो लोगों की संख्या थी, जो सैनिक थे, वो कितने थे? 450 सैनिक थे। ये हो गया सवाल खत्म। MDH में ऐसे सवालों पर फोकस करना होता है, शेष खाद्य सामग्री पर। ठीक है, लग तो MDH ही रहा है, M1 इंटू D1 बराबर में M2 इंटू D2, वही लग रहा है ना। लेकिन फोकस किस पे करना है ये ध्यान से समझना। अगला सवाल, चलो देखो। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 46 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उन्होंने 117 पुलिस को रोजगार दिया, जिनमें से प्रत्येक दिन में 8 घंटे काम करता है, और 33 दिन के बाद उसे पता चलता है कुल काम का 4/7 हिस्सा ही पूरा हुआ। ध्यान से सुनना, टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 46 दिन का था। अब हुआ क्या इसमें? हुआ ये कि इसने शुरुआत में 117 लोग लगाए, ये M1 हो गया। ये 117 लोग 8 घंटे डेली काम करते हैं और 33 दिन तक काम कर लेते हैं। तो M1 इंटू D1 इंटू H1, 33 दिन तक काम हुआ। अब ये पता चला कि कुल काम का 4/7 हिस्सा ही पूरा हुआ, यानी कि 7 में से 4 काम पूरा हुआ। तो हमारे पास नीचे W1 कितना आएगा? 4 काम पूरा हुआ। आगे बढ़िए, उसे कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए कि एक दिन में 9 घंटे काम करके समय पर काम पूरा हो जाए? अब कितने व्यक्ति नियुक्त करने चाहिए? तो मैंने कहा M व्यक्ति नियुक्त करने चाहिए, ताकि डेली 9 घंटे काम हो। और बचा हुआ समय कितना है? 46 दिन का समय था, उसमें 33 दिन काम हो गया, तो बचा काम होगा 13 दिन का। और अब जो काम बचा है 7 में से अगर 4 काम हो गया तो 3 काम बचा होगा ना, वही काम पूरा करना है, समय पर होना चाहिए था। ये हमारा हिसाब किताब है, खत्म कर दीजिए। काटा पीटी करें, 9 गुणे 13 117 से 117 का काम खत्म हो गया, काम ही खत्म, कुछ बचा ही नहीं। 4 से इसको काट देंगे 2 बार, 33 दूनी 66, 66 गुणे 3, M का मान आएगा 198। कितना आएगा? 198। बहुत ध्यान से इस चीजों को समझना होता है, बहुत ध्यान से। अगर आपसे ये पूछता उसे कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए, तो पहले से 117 लोग तो लगे थे ना। 198 में से 117 लोग जो पहले लगे थे उनको अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 81। यानी 81 मजदूरों को उसे और नियुक्त कर देना चाहिए 117 के अलावा, तब काम समय पर पूरा हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 81, 81। 117 नहीं भाई,
198 कौन आंसर दे रहा है? सवाल सही से पढ़ना जरूरी होता है। तुम्हारा क्या आया था? 198। तुमको भी किसी दिन मैं मुर्गा बनाने वाला हूं, ध्यान रखना। ऐसे मत किया करो यार। सवाल पढ़ो आखिरी लाइन। उसे कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए? क्या उसे 198 व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए भाई? अरे उसके पास पहले से लोग नियुक्त थे 117 लोग, अब वो 198 को और नियुक्त करेगा? नहीं भाई, टोटल 198 होंगे जिसमें 117 तो पहले से लगे थे ना, तो वो अब जो नियुक्त करेगा 81 लोगों को नियुक्त करेगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 24 ही क्वेश्चन है आज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दे देंगे, मैं उम्मीद करूंगा। मोबाइल नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, तो बस मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। और जो भी बच्चे मैथ का कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है मैथ अभी भी उनके पास एक सिरदर्द है, तो मैं उनको बोलूँगा भाई मैथ का कंप्लीट फाउंडेशन बैच आप जरूर ज्वाइन कर लें। मैथ फाउंडेशन बैच, ठीक है, ये कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस का बैच है। मैथ फाउंडेशन बैच बिल्कुल न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, लेटेस्ट बैच है। ठीक है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर वो है और सब कुछ लेटेस्ट है भाई। इसमें आपको वीडियो डाउनलोड करने की सुविधा रहेगी, जो 24 घंटे 7 दिन आपके पास उपलब्ध रहेंगे। ठीक, आप इसे सीधे हमारी माई पाठशाला एप्लीकेशन से भी इनरोल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जिन बच्चों ने माई पाठशाला एप्लीकेशन को अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, वो मेरे प्यारे दोस्त सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात, मेरे ऊपर भरोसा करके आप इस बैच को ले लो। ठीक है, इस बैच को लेने के लिए आप 6393125760 नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर आप 9696102411 नंबर पे कॉल कर लीजिए। इन दोनों पर आप कॉल कर लीजिए, और कॉल करने के बाद आप अगर अपना कूपन कोड क्या बताएंगे, कैपिटल A कैपिटल D 10, तो आपको बढ़िया डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और आप किसी भी कोर्स के लिए अगर अपना कूपन कोड ये बताते हैं कैपिटल A कैपिटल D 10, तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, चीज़ें आपने क्या क्या सीखी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, हालांकि हम कहते रोज़ हैं, लेकिन वो एक अलग बात होती है कि आपके पास इतना भी समय नहीं होता है कि आप एक कमेंट कर सको, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि ज़रूर कर देना। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।